हेलो गाइस, तो वेलकम टू मैथ्स कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करवा। तो होप आपकी जेई 2020 की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही हो, है ना, बिल्कुल बढ़िया ट्रैक पे आ गई हो। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का जो टॉपिक है जेई 2020 रिवीजन का, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये हमारे अलजेब्रा की जो सीरीज है उसका आखिरी टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा के बाकी 8 वीडियोस जो है वो इसके पहले लिंक में आपको दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन में। ये आपके अलजेब्रा का 9th लास्ट टॉपिक है। इससे आपका अलजेब्रा खत्म हो चुका है, अलजेब्रा आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब ये जो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा बहुत आता है, सभी स्टूडेंट को मजा भी बहुत आता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है, दिक्कत भी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इसमें सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, कुछ केसेस छूट जाते हैं। तो जनरली इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ही कम रहता है लोगों का, जो मैंने ऑब्जर्व किया है एज ए टीचर काफी सालों से। तो इसमें देखिए जेई अगर आप मेंस पे फोकस कर रहे हैं ना, जो अभी हमारा मेन फोकस है कि जेई मेंस को फोकस कर रहे हैं, एडवांस की फिर हम लोग बाद में और वीडियोस बनाएंगे। तो अभी जेई मेंस को अगर फोकस करके देखो तो ये आज का जो वीडियो है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का, ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। बिकॉज मेरी मानो अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन टफ लगता हो, या सर मेरे तो सरदर्द हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस ये जो 30 मिनट का वीडियो है, इसके आगे जो मैं फॉर्मूलाज वगैरह डालूंगा अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड में, बस ये इतना देख लो, इससे ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आएगा तो यही बेसिक सवाल से कोई बेसिक सा आसान सा सवाल आएगा, और नहीं तो अगर कुछ घुमा फिरा के सवाल दिया तो बहुत ही टफ होने वाला है। उसमें अगर आप 8-10 घंटे भी दे दोगे तो फिर भी आपको एग्जाम में करना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए बेटर है बस ये वीडियो देख लो अच्छे से, इसके क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लो 2-3 सालों के, बस फिर खुशी से आप सोच सकते हो कि चलो इससे अगर आसान सा कुछ सवाल आए तो मैं कर लूंगा, सरदर्द नहीं लेना है इसमें। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बेसिक फॉर्मुलेज और कंसेप्ट दे देता हूं, और फिर कुछ फटाफट से बेसिक से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। ओके तो बच्चों पहला सवाल देखते हैं। ये आपके जो नंबर्स वाले बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, वैसा एक सवाल है कि टोटल नेचुरल नंबर्स बिलो 7000, मतलब 7000 से कम फॉर्म यूजिंग दिस। अब सबसे पहली बात, बिलो 7000 बोला है तो इसमें ये नहीं बोला ना कि नंबर कौन सा है, तो इट कैन बी एनी नंबर, सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 डिजिट भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे 4 केसेस बनाने पड़ेंगे, सिंगल, 2, 3 या 4 डिजिट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखा तो रिपीटेशन भी अलाउड है, बिकॉज 11 भी एक नंबर होगा, है ना, तो ऐसे रिपीटेशन भी अलाउड होगा। तो एक एक करके चलते, पहले सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट में आप ऑब्वियस सा बात है, पहली जगह पे क्या नहीं रख सकते, बस 0 नहीं रख सकते, बस ये आपका पहली जगह पे नहीं आएगा। तो कितने ऑप्शन बचेंगे, 4, 1, 3, 7 या 9। तो सिंगल डिजिट के 4 ही नंबर होंगे। फिर 2 डिजिट की अगर बात करें तो पहली जगह, यहां पे भी क्या होगा कि ये जो पहली जगह है, ये पहली जगह भरने का कितना तरीका होगा, 4। जितने भी आप नंबर ले लो सब में पहली जगह भरने का 4 ही तरीका होगा, बिकॉज 1, 3, 7, 9, 0 पहली जगह नहीं डाल सकते, फिर वो 2 डिजिट नंबर ही कैसे रहा। तो इसीलिए 4 इंटू, फिर सेकंड जगह पे क्या हो जाएगा, 5। 5 किस लिए, क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड है, तो जितने मर्जी नंबर डाल दो, तो 4 इंटू 5, अगला 20 हो गया। अगला क्या होगा, 4 इंटू 5 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 इंटू 5 100 हो गया। अगला क्या होगा, हाँ यहां पे तो 5, 5, 5 होगा, लेकिन यहां पे अब देखो, यहां 7000 से कम बोला, इसका मतलब आपका नंबर 7 से कम होना चाहिए। तो 2 ही ऑप्शन बचे, क्या ऑप्शन बचे, ओनली 1 एंड 3, 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 डालो या फिर 3 डालो, दैट्स इट। और इंटू तो बाद में आपको पता ही है क्या होना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये मिलके हो जाएगा 250। ठीक है, तो बस इसमें यही है कि पहली जगह पे 0 नहीं डाल सकते हो। ठीक है, बाकी फिर आप जितने भी नंबर है डाल लो, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 250, 350, 370, 374, तो दैट मीन्स आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 374। क्लियर एकदम। ओके, तो ये सब जो भी नंबर के सवाल आएंगे, बस 0 का आप थोड़ा ध्यान में रखना, 0 पहली जगह पे नहीं आ सकता, बस इतना सा आप ध्यान में रखोगे, 100% सवाल हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का सवाल आता है। इसमें 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने थोड़ा एक टफ सा ले लिया ताकि दोनों तीनों कंसेप्ट कवर हो जाए एक साथ में। तो यहां आपको बोला सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, 100 और 200 के बीच में, सच दैट HCF ऑफ n, 91 इज ग्रेटर देन 1, मतलब n और 91 के बीच का जो HCF है 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है HCF, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होना पड़ेगा। ये सुनो, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होना है। तो सबसे पहले 91 को ब्रेक करते हैं, तो 91 ब्रेक होता है 7 और 13 में। इसका मतलब आपका जो n है, या तो वो 7 का मल्टीपल हो जाए, या फिर वो किसका मल्टीपल हो जाए,
13 का। इन दोनों में से किसी एक का मल्टीपल अगर होगा तो ऑब्वियसली दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाएगा, या तो 7 या फिर 13। इतना समझ आ रहा है? सबसे पहले या तो 7 का मल्टीपल या 13 का, पहला मेन स्टेप ये, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपको 7 का मल्टीपल खोजना है, तो 100 और 200 के बीच में सबसे पहला 7 का मल्टीपल होगा 105, 7 इंटू 15, और लास्ट जो होगा वो होगा 196, दैट इज 7 इंटू 28, ठीक है। ये सारे 7 के मल्टीपल, इन सबको ऐड कर दिए, एपी बनेगा, ये दिख रहा है सबको, है ना, तो एपी इंक्लूड हो गया इसमें। नेक्स्ट अगर 13 का अगर देखो तो 13 इंटू 8 होता है 104, और लास्ट होता है 13 इंटू 15 195, ये होगा, ठीक है। अब देखो गलती जो हो सकता है यहाँ पे वो ये हो सकता है कि आप इस नंबर को माइनस करना भूल जाओ, 182। अब देखिए 91 का एचसीएफ में जब आपने 7 का सीरीज बनाया और 13 का सीरीज बनाया है तो आपको याद ही होता है a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये करते हैं ए यूनियन बी में, यस और नो। तो अगर 7 और 13 का मल्टीपल है और मतलब यूनियन, तो जो कॉमन मल्टीपल है उसको हटाना पड़ेगा। तो यहां 91 का जो मल्टीपल होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से माइनस करना। यही एक गलती हो सकती है इसमें ज्यादा से ज्यादा। ऑप्शन में देखो वो भी रहेगा, है ना, आप तो खुशी से टिक कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, -5 हो गया फिर, ठीक है ना, ओके, +4 भी गया, -1 भी हो गया, तो ध्यान में रखना 91 का मल्टीपल एक ही आएगा 182, वो आपको माइनस करना है बस। बाकी ये एपी है, तो एपी का आपको पता ही है, n/2, दो फॉर्मूले, एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो तब यूज करते हैं जब दोनों पता है, तो यहां फर्स्ट और लास्ट पता है, तो बेटर है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालने तो आपको पता ही है, ये 28 है, ये 15 है, तो 28 माइनस 15 कितना होता है 13 + 1 करते हैं, ऑलरेडी सीक्वेंस में भी आपको बार बार बताया हुआ है, 28 माइनस 15 + 1 तो 14 टर्म हो गए। सिमिलरली यहाँ पे 15 माइनस 8 7 + 1 तो 8 टर्म हो गए, तो 14/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सिमिलरली 8/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन है, कैंसिल कर दो 7, यहाँ पे कैंसिल कर दो 4, इन दोनों को ऐड करो 301, इन दोनों को ऐड करो 299। अब 7 इंटू 301 2107, 4 इंटू 299 1196, और माइनस क्या करना है, ये जो 182, तो आंसर 3121। इसको माइनस नहीं करोगे तो फिर वो जो गलत वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे करते हो, मल्टीपल के सवाल आते हैं, बहुत अलग अलग सवाल आते हैं, मैंने 2 सवाल मिक्स कर दिए, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का और इसका मिक्स कर दिया। तो 7 और 13 का मल्टीपल, दोनों में से किसी एक का मल्टीपल, माइनस क्या करना पड़ेगा, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है उसको, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स के सवाल आते हैं, है ना, ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है। ओके, क्लियर, समझ आया ना सबको? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ओके, तो एक आपका देखिए ये आता है रैंक ऑफ वर्ड, है ना, ये आपका बेसिक सा सवाल है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। रैंक ऑफ एनी वर्ड, कोई एक वर्ड दे देगा, मैंने थोड़ा बड़ा सा ले लिया ताकि आपको इसकी डिफिकल्टीज दिखा दूं। मशीन, MACHINE, तो रैंक का मतलब ये होता है कि जब डिक्शनरी में आप देखोगे इन नंबर के, तो इसके आपके 7 नंबर है, तो 7 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज है जिससे ये डिक्शनरी में आ सकता है। तो जब डिक्शनरी में देखोगे तो ये पर्टिकुलर वर्ड का क्या रैंक होगा, मतलब किस नंबर पे आएगा, ठीक है। तो अब पहले तो इसको डिक्शनरी में देखना है, तो ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ये सुनो, है ना, तो A, फिर C, फिर E, फिर H, फिर I, फिर M और फिर N। अब देखिए जब आप डिक्शनरी में देखोगे तो PIC करने का ही तरीका कि आप ये सोचिए कि आप जब इसको डिक्शनरी में देखोगे तो कैसे प्रोसीड करोगे। सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले जो भी लेटर के वर्ड होंगे वो सारे तो आप स्किप कर दोगे, ऑब्वियसली सर स्किप कर देंगे, बिकॉज आपको M से स्टार्ट करना है। तो ए वाले सारे वर्ड स्किप होंगे, सी वाले भी होंगे, ई वाले भी होंगे, एच भी होंगे, आई भी होंगे, ACEHI स्किप होके एम पे जब आओगे तब आप रुकोगे, ठीक है। तो ए के अगर स्किप देखो तो ए अगर आ गया पहला, तो बाकी 6 तो कुछ भी हो सकता है, तो बाकी के जो 6 लेटर है उसको 6 फैक्टोरियल तरीके से 720 1 से लेके 6 फैक्टोरियल तक याद रखना है, ठीक है। ये आपके नोट्स में मैंने डाल रखे, ये 6 फैक्टोरियल तक याद रखना आपको, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 720, सिमिलरली सी से 720, ई से 720, एच से और आई से, तो ये जितने हैं इन सब वर्ड्स को तो आप स्किप करके आ चुके हो। फिर जैसे ही एम आए रुक जाओ एक बार, है ना, अब सोचो एम। अब एम में एक बार एम आ गया तो एम को हटा दो कि एम गया मेरा। अब एम के बाद कहां से स्टार्ट करोगे, पहले ए से। आपका वर्ड भी क्या है, एम और ए ही है, तो रुक जाओ, फिर से रुक जाओ। फिर ए के बाद कहां से स्टार्ट करोगे, सी से। आपका वर्ड क्या है, वो भी मशीन में सी है, तो यहां पे भी रुक जाओ। फिर उसके बाद आप कहां से स्टार्ट करोगे, ई से। लेकिन क्या आपके वर्ड में ई है, नहीं है, इसका मतलब MACE, इसके साथ वाले जितने भी वर्ड है वो सारे भी आप क्या करोगे, स्किप करते जाओगे। समझ आया? एक बार और देख लीजिए, एम से जैसे आ गया रुक जाओ, फिर ए, ठीक है, तो ए आया, ए आपके वर्ड में भी ए है तो आगे बढ़ो। फिर सी आया, आपके वर्ड में भी सी है तो आगे बढ़ो। फिर ई आया, लेकिन आपके वर्ड में तो ई नहीं है, आपके वर्ड में तो एच है, तो सर ये तो फिर रुकना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रुक गए। MACE वाले जितने भी वर्ड है, कितने वर्ड होंगे, 3 फैक्टोरियल, वो स्किप कर दो गए।
फिर उसके बाद आएगा MAC, E के बाद क्या आएगा MACH, तो H आ गया, तो यहां पे भी H आ गया। इसके बाद आपका आएगा E, MACH के बाद जब ये MACH चला गया तो अब बचे EIN, तो सबसे पहले E आएगा, तो E। लेकिन क्या आपके वर्ड में E है? नहीं है, तो रुक जाओ। E के साथ कितने वर्ड बनेंगे यहाँ पे? एक IN बनेगा, एक NI बनेगा, तो 2 फैक्टोरियल, तो ये भी गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट तो E गया आपका, तो MACHE, इतने वर्ड आपके गए। नेक्स्ट MACH, फिर E के बाद क्या आएगा? I, तो MACHI, तो यहां पे आपको दिख रहा है MACHI आ गया है, आपका भी MACHI है, रुक जाओ। फिर MACHI के बाद क्या आएगा? एक आएगा EN, फिर आएगा NE, तो EN आपका है क्या? नहीं है, तो ये भी एक वर्ड गया। लास्ट में आपका NE आएगा, तो इसका जो लास्ट वाले का है इसका भी 1 काउंट करना है, बिकॉज वो उतने नंबर पे होगा तो वो भी काउंट करना है, बस वो ध्यान रखना, नहीं तो ये एक 1 का आप गलती कर बैठ सकते हो। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना, क्योंकि ऑप्शन में ये भी रहेगा, इसका एक नीचे भी रहेगा 3609। बाकी तो ऐड करना है, ऐड करोगे तो यहां देखिए, ठीक है, ये 7 5 35 और 2 5 10, तो ये हो गया 3600 और ये आपका 10, तो 3610। ऑप्शन में 3609 भी रहेगा, तो वो गलती मत कर देना, 3610 होगा। तो एक एक करके बस मैच कराते हुए नीचे बढ़ते जाना। ठीक है, आराम से रुक के इसको 2 बार अच्छे से देख लो, बिकॉज ये भी आपका स्टैंडर्ड सा सवाल है, अगर आए तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में जो ओनली स्टैंडर्ड सवाल है वही मैं करा रहा हूं, उनमें से कोई आए तो छोड़ना नहीं है, और बाकी कुछ आए तो अगर आपको टफ लगे तो पकड़ना ही नहीं है, छोड़ दो। ठीक है ना, बस ये देख लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ओके, समझ आया ना? चलिए, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसको क्वेश्चन देख लीजिए पहले अच्छे से खुद से, है ना। टोटल ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का मतलब आपको पता ही है, ऑन टू मतलब कि आपका रेंज जो होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। टोटल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू A, जहां पे सेट ए दे रखा 1 से लेके 20, इसका मतलब आपका 1 से लेके 20 है सेट ए में, और बाकी जो ऑपोजिट सेट है वो भी सेट है 1 से लेके 20, तो इसका मतलब ये जो 20 नंबर है वही उन 20 नंबर के साथ अरेंज करना है। तो अगर मान लो सवाल यहीं पे खत्म हो जाता तो आंसर 20 फैक्टोरियल होता। 20 लोगों को 20 जगह पे अरेंज करना है तो 20 फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पे 1 1 भी होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो सवाल दिया है उसमें बोला है सच दैट f ऑफ k मतलब क्या हो गया? y, है ना। तो f ऑफ k इज ए मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन k इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब अगर k 4 का मल्टीपल है, मान लो k 4 8 या 16, 4 का मल्टीपल मतलब 4 8 12 16 20, तो k अगर इनमें से कुछ है, ठीक है, तो मान लो वो 4 है, तो f ऑफ 4 जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल मतलब 3 6 9 12 15 18। इसका मतलब जब मैं f ऑफ 4 लिखूंगा तो ये जो 6 नंबर है इन्हीं में से मुझे क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो खाली एक ही बाउंडेशन है। तो अब देखिए यहां पे 4 के मल्टीपल कितने हैं? 5। तो ये जो 5 नंबर है इनका जब आप मैपिंग कराओगे तो ये जो 6 नंबर लिखे हैं इधर, इन्हीं में से मैपिंग करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये 5 नंबर इन्हीं 6 नंबर में से आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां क्या कर दिया? 65 इंटू 5 फैक्टोरियल। 65 मतलब ये जो 6 नंबर है इनमें से 5 नंबर मैंने क्या किए? सिलेक्ट कर लिए। पीएनसी में 2 स्टेप प्रोसेस होता है हर सवाल का, सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट। ठीक है, सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट, हर सवाल में 2 ही स्टेप है बस। तो यहां 6 में से 5 नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिए और उन 5 नंबर को फिर आपस में अरेंज कर दिया। मतलब हो सकता है f ऑफ 4 3 हो सकता है f ऑफ 4 6 हो सकता है 9 हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर गायब। बचे कितने नंबर? अब 15 नंबर बचे, क्योंकि ये 5 नंबर का मैपिंग हो चुका है। बचे कितने नंबर? 15। तो वो 15 नंबर, बाकी के जो 15 नंबर बचे उनों के साथ कैसे भी अरेंज कर सकते हो, तो इसीलिए 15 फैक्टोरियल। अरेंजिंग द रिमेनिंग 15 नंबर्स, कैसे भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर ये हो गया। 65 आपको पता ही है 6 होता है, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को मैंने 6 फैक्टोरियल लिख दिया इंटू 15 फैक्टोरियल। ऑप्शन जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। समझ आ गया सबको? ठीक है, इनको यही से अरेंज करना है, इसीलिए पहले ये स्टेप कर दिया। ओके, पीएनसी के एक बार क्लिक कर जाए। आंसर तो देखो 1 मिनट के सवाल होते हैं पीएनसी में, ये बहुत ही बढ़िया चीज होता है, बहुत ही प्यारा सा चीज है कि भाई सवाल देखा 2 सेकंड में आंसर आया तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, चाहे सही चाहे गलत। ठीक है ना, आएगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, टिक करके आगे बढ़ जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है ये। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट देखिए ये सवाल बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, बिकॉज इसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ मैंने क्लब करके कर दिए हैं। एक तो सर्कल का कंसेप्ट, एक ऑलवेज टुगेदर वाला कंसेप्ट होता है कि साथ में है, और एक नेवर टुगेदर वाला। जैसे सवाल पढ़ लीजिए, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर इन ए सर्कल। एक तो सर्कुलर अरेंजमेंट है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, सच दैट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर इज एम वेज, मतलब सारी गर्ल्स जब टुगेदर बैठेगी तो उसको अरेंज करने का एम तरीका है, एंड नो गर्ल्स टुगेदर है तो उनको अरेंज करने का एन तरीका है। तो पूछा है फाइंड m माइनस n का मॉडुलस। ठीक है, पता नहीं ना कौन बड़ा छोटा।
तो अब सबसे पहला बात तो ये सर्कल पे है, ये ध्यान रखिएगा सर्कल में। तो अब देखिए आपको इसका मैंने जो फॉर्मूला आता है फाइनल वो भी मैंने शॉर्ट नोट में लिख रखा है, बट यहाँ सर्कल का है तो अच्छे से देख लेते कहां से आता है। तो पहले तो जब भी बोलते गर्ल्स टुगेदर या जब भी टुगेदर हो तो आप क्या करो, ये जो 5 गर्ल्स है इनको एक आप बंडल मान लो कि ये एक साथ आएगा। अब ये एक चीज है, 5 चीज मत समझो इसको एक कि ये एक ही चीज है, ठीक है। और यहाँ 6 बॉयज और है, तो 6 बॉयज और एक के बंडल मिलकर कितनी चीजें हो गई, 7 चीजें। तो 7 चीजों को अरेंज करते हैं। तो अब अगर सर्कल नहीं होता तो आंसर 7 फैक्टोरियल होता, लेकिन सर्कल दे दिया है तो यहां देखिए दिमाग लगाना है, ठीक है। फंस मत जाना सवाल में। 7 चीजों को सर्कल में अरेंज करना तो आंसर क्या होगा 7 - 1 फैक्टर मतलब 6 फैक्टर। फिर इंटू क्या करोगे, ये 5 फैक्टर। ये 5 फैक्टर क्या बताता है कि ये जो गर्ल्स है ये आपस में तो अरेंज हो सकती है, ये सुन लो आपस में इंटरनल अरेंजमेंट कि G1 की जगह G5 आ गया तो उसका 5 फैक्टोरियल। तो आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया, ये 7 चीजों का अरेंजमेंट। फिर 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ दी गर्ल्स। समझ आया, तो ये हो गया आपका M। इसको कैलकुलेट नहीं करना, इतना रख के छोड़ दो। नेक्स्ट आपका आता है नेवर टुगेदर वाला। तो नेवर टुगेदर में क्या करना है कि आपको बोला है गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, तो गर्ल्स को एक बार भूल ही जाओ। बॉयज है, बॉयज को अरेंज करो। तो बॉयज को यहां पे जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो अरेंज करने का कितना तरीका होता 6 फैक्टोरियल। सर्कल है तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ दी बॉयज। ये जो बॉयज है इनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, सर्कल है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इनमें फिर क्या करोगे, ये जो बॉयज है इनका जो गैप बनेगा बीच में उसी में आप गर्ल्स को अरेंज करा सकते हो। तो जब 6 लड़कों को आप बिठाओगे तो अगर स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है, अब इसलिए दोनों का बता रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन होता तो कितने गैप होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी एक गैप होता। तो 6 लोगों का स्ट्रेट लाइन में 7 गैप बनता है, ओके। लेकिन सर्कल में क्या होगा, जो लास्ट वाला गैप और जो फर्स्ट वाला गैप हो तो सेम है ना, सर्कल है ये से सर्कल, तो लास्ट और फर्स्ट वाला तो सेम है। तो 6 लोगों का 6 ही गैप होगा। समझ आ रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 6 लोगों को अगर आप सर्कल में अरेंज करोगे तो 6 ही गैप बनेंगे, बिकॉज लास्ट और फर्स्ट गैप सेम होगा। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो 7 गैप होंगे। तो इसीलिए देखो यहाँ 6 से 5 है। अगर यही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का होता तो 7 से 5 हो जाता, ठीक है। वही चीज समझाने के लिए मैंने सर्कल लिया है, ठीक है। सवाल में सर्कल ले लिया 65, और ये जो 65 सेलेक्ट किया इनमें फिर 5 लड़कियों को अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल 65 6 होता है इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको मिला के मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, इन दोनों को मिला के, ये जो आगे और इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहां देखिए n और m दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो m - n का मॉडुलस क्या होगा 0, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का सवाल आएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 0। समझ आ गया। 2 केस है, टुगेदर वाले में बंडल बनाना है और चीजों को अरेंज करके इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द गर्ल्स मल्टीप्लाई कर दो। और जब भी नेवर टुगेदर है तो पहले दूसरे जो भी लोग हैं उनको अरेंज करो और उनका जो गैप है उनमें इनको अरेंज कर दो, दैट्स इट, ठीक है। सर्कल का बस ध्यान रखना, ओके। चलिए, तो अब देखिए ज्योमेट्री के कुछ 2-3 स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री बेस्ड, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी में आते हैं वैसे यहाँ पे, तो उसके 2-3 देख लेते क्या आते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने दोनों केस ले लिए, 2 अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं, दोनों को मिक्स कर दिया। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्वाइनिंग वर्टाइसेस ऑफ ए हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन के लिए मैं दिखा देता हूं, फिर आपको जो जनरल फॉर्मूला आता है फॉर एनीथिंग, मतलब एन साइडेड पॉलीगन, ऑक्टागन हो डेकागन हो कुछ भी हो, उसका भी जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाल के लिख देते हैं। तो ज्वाइनिंग वर्टाइसेस ऑफ हेक्सागन हैविंग 2 केसेस बने हैं, एक 1 साइड कॉमन, ठीक है, जिसका आंसर मैंने माना है P है, और 2 साइड कॉमन जिसका आंसर मान लिया Q है। पूछा फाइंड P + Q। तो पहले 1 साइड कॉमन देखते हैं, फिर 2 साइड कॉमन देखते हैं। ये एक हेक्सागन है, इसमें आपको बोला एक साइड क्या है आपकी ट्रायंगल की कॉमन है, तो एक साइड कॉमन है तो कोई भी एक साइड उठा लो, या तो AB या BC CD, कितनी साइड है 6, तो 6C1, ठीक है। वही अगर जनरल पॉलीगन होगा तो क्या लिखोगे NC1, ओके। अब एक साइड कॉमन ले लिया, मान लो मैंने AB, तो AB अगर कॉमन लिया तो अब C और F, ये जो 2 एडजेसेंट वाले हैं इनको मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर मैं इनको उठा लूं तो फिर ये 2 साइड कॉमन होगा ना। दैट मींस इनके अलावा कुछ भी उठा सकता हूं, D और E उठा सकते हैं, दिख रहा है ना डायग्राम में। अगर ये C उठा लिया तो फिर ये 2 साइड कॉमन हो जाएगा, ऐसा डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे फिर D और E, तो कितने रहे 2, तो 2C1। बट अगर मान लो जनरल आपको लिखना है तो ये एन साइडेड पॉलीगन है जिसमें 2 मैंने पिक कर लिया और ये 2 पिक नहीं कर सकते, तो n में से 2 पिक कर लिया, 2 नहीं पिक कर सकते हैं, तो कितने बचे n - 4, तो n - 4C1। तो आपका आंसर होगा n × n - 4 जनरल पॉलीगन के लिए। 1 साइड कॉमन, सीधा फॉर्मूला है, याद भी रख सकते हो। अगर किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है तो याद रखो, खत्म, 2 सेकंड में नहीं लगेगा। हाँ, किसी की मेमोरी अगर खराब है, ठीक है, तो कर लो, 2 सेकंड लगेगा करने में, ठीक है ना, तो आधा मिनट के अंदर हो जाएगा। तो 6C1 × 2C1 12, ओके। तो या तो तरीका याद रखो या फॉर्मूला याद रखो, आपकी मर्जी, ओके। नेक्स्ट 2 साइड कॉमन,
तो टू साइड कॉमन में क्या बोला आपको, दो साइड कॉमन है, तो दो साइड कॉमन है मतलब मान लो मैंने एक ही डायग्राम बनाया ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी और बी सी कॉमन है। सेम आपका क्या हो सकता है, बी सी और सी डी कॉमन, सेम हो सकता है सी डी और डी कॉमन, सेम डी और ई एफ कॉमन, सेम ई एफ और एफ ए कॉमन, और लास्ट एफ ए और एफ। तो कितने पेयर बनेंगे आप खुद ही काउंट कर लीजिए, ए बी बी सी का एक, फिर बी सी सी डी दो, फिर 3 4 5 6, मतलब 6 साइडेड पॉलीगन है तो कितने वेज हो गए 6। तो अगर n साइडेड पॉलीगन होता तो कितने तरीके होते n। तो इसका टू साइड कॉमन का जनरल फॉर्मूला है n और वन साइड कॉमन का जनरल फॉर्मूला है n × n - 4। ठीक है, इस सवाल का तो आंसर क्या हो गया 12 + 6 तो 18। क्लियर, समझ आ गया ना। देखिए बहुत आसान है एकदम, है ना। फॉर्मूला याद रखना तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आपके लिए, वो भी कर दिए हैं, है ना। जिनको मेमोरी अच्छी है सीधा फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, टिक करके आगे बढ़ो। ओके, चलिए एक देखिए ज्योमेट्री का ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, बट यहां पे देखिए थोड़ा मैंने घुमा के दे दिया है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो मैंने आपके स्टार्टिंग के फॉर्मूले में लिख रखा है, बट यहां थोड़ा सा ट्विस्टेड है। 6x8 का ग्रिड है, 6x8, 8x8 नहीं है, 4x4 नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो एक टफ सवाल दिखा देता हूं ताकि इजी वाला तो बच्चों वाला हो। टोटल रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर इन दिस ग्रिड, टोटल रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करोगे आप, रेक्टेंगल निकाल लो टोटल, ठीक है, स्क्वायर निकाल लो टोटल, और रेक्टेंगल से जो स्क्वायर है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर वाले चीजों को आपको हटाना है। अब सबसे पहले रेक्टेंगल अगर देखें हम लोग, तो रेक्टेंगल में अगर स्टार्टिंग में देखो आपको फॉर्मूला लिखा था n+1c2 × n+1c2। ठीक है, अब वो आता कहां से देख लेते हैं, रेक्टेंगल कब बनेगा। देखिए ये ग्रिड है, इसमें रेक्टेंगल कब बनेगा, कोई एक रेक्टेंगल हम आपको बना के दिखा देता, मान लो ये, तो ये रेक्टेंगल कब बनेगा। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन और कोई भी दो वर्टिकल लाइन और रेक्टेंगल बन चुका है, काम हो चुका है अपना, दिख रहा है सभी को। तो यहां पे वर्टिकल लाइन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 8 है तो वर्टिकल लाइन कितनी होगी 9, और ये 6 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी 7। तो जनरल फॉर्मूला आपको क्या मिल रहा है, दिस +1 c2 एंड दिस +1 c2, तो 8 + 1 c2 × 6 + 1 c2। समझ आ गया। मान लो n × n का है तो m + 1 c2 × n + 1 c2, कि कोई भी दो वर्टिकल लाइन कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो खत्म। तो 9c2 × 7c2, 9c2 मतलब 9 × 8/2, शॉर्टकट बताया हुआ आपको पीएमसी में, ये स्टार्टिंग में आपको उसमें कराया था बाइनोमियल में, 9 × 8/2 और ये 7 × 6/2। ठीक है, तो 2 4 8 कैंसिल, 2 3 6 कैंसिल, तो 9 4 36, 7 3 21, 36 × 21 हो गया आपका 756। ठीक है, n+1 c2 और m + 1 c2। नेक्स्ट स्क्वायर अगर देखो तो स्क्वायर के लिए आपको फॉर्मूला वहां लिखा है तो 1² + 2² ऐसे करके, ठीक है, बट वो यूनिफॉर्म के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए अब देखिए आपको स्क्वायर का फॉर्मूला आता कहां से है, तो एक एक करके एक यूनिट के कितने स्क्वायर है, जैसे ये तो स्क्वायर ही है। अब 2 यूनिट के जो स्क्वायर होगा वो कौन सा स्क्वायर होगा, खुद ही देख के बताइए। यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर है ये कितना यूनिट का है, 2/2 का स्क्वायर है। तो इसी तरह 1 यूनिट के आएंगे, 2 यूनिट के आएंगे, डॉट 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 कहां तक आएगा, लास्ट एक आएगा ये बड़ा वाला, ऐसे 6 यूनिट वाला स्क्वायर, ऐसा 6 यूनिट के स्क्वायर आएंगे लास्ट। तो जो 1 यूनिट का स्क्वायर है कितने दिख रहे हैं, 8 इधर 6 इधर, तो 6 × 8। 2 यूनिट का स्क्वायर कितना होगा, अब जब 2 यूनिट का स्क्वायर लोगे तो अब आप एक स्टेप कम चल पाओगे, तो 5 × 7, सीधा आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। 6 × 8 से स्टार्ट करो, फिर एक एक कम करते हो, 5 × 7, फिर 4 × 6, 3 × 5, 2 × 4, 1 × 3, बस खत्म। उसमें डायरेक्ट होता था 8 × 8 + 7 × 7 ऐसा, अगर यूनिफॉर्म है तो। ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, टफ वाला करा दिया मैंने। तो ये 48 35 24 15 8 और 3 ऐड करोगे तो 133। अब आपको बोला है रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर नहीं है, तो आपको पता है स्क्वायर जो होता है वो भी रेक्टेंगल होता है, ठीक है, बट उसकी सारी साइड बराबर होती है, तो उसको हटा। रेक्टेंगल की जब कैलकुलेशन किए तो उसके अंदर जो स्क्वायर है वो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। सवाल में कभी पूछ सकता है टोटल रेक्टेंगल, तो आंसर यही है, खत्म। यहां पूछा है रेक्टेंगल है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो 623। क्लियर है एकदम, ठीक है। जनरल फॉर्मूला भी यहां से समझ आ गया होगा, वो भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट देखिए ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, बिकॉज ये 2-3 सवाल स्टैंडर्ड है, एक ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम 1,1 to 4,5, 1,1 से 4,5 जाना, नेवर क्रॉसिंग 2,3। अब इसमें कभी नेवर आता है, कभी ऑलवेज आता है, ठीक है। यहाँ नेवर क्रॉसिंग 2,3 इन ए 6x6 ग्रिड, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई 1,1 पॉइंट है,
यहाँ पे कोई 4,5 पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है कुछ 2,3। कभी बोलेगा उससे क्रॉस करना, कभी बोलेगा उससे क्रॉस नहीं करना। तो उससे क्रॉस करने वाला तरीका मैं आपको दिखा सकता हूं। तो अगर नेवर क्रॉस बोलेगा तो आप क्या करोगे, P से Q का टोटल तरीका लिखोगे और क्रॉसिंग वाला जो तरीका उसको माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है? नेवर क्रॉस में हमेशा ये करना, P से Q डायरेक्ट टोटल माइनस P से Q y x, मतलब P से x और x से Q। अब P से Q जाने का टोटल तरीका देखना है, P से Q जाने का टोटल तरीका। P कहां पे है, 1,1 पे, Q 4,5 पे। तो 1 से 1 और 4 से 5, तो 1,1 से अगर 4,5 जाना है तो 3 स्टेप मुझे राइट में लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 4 स्टेप वर्टिकल डायरेक्शन में। तो दैट मींस 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप लेना है और 4 वर्टिकल। समझ आ रहा है? 1 से लेके 4 जाना है एक्स एक्सिस में और 1 से लेके 5 जाना वाई एक्सिस में। ठीक है, तो 3 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल। ठीक है, तो टोटल कितने स्टेप लेनी है, 7, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल है एक जैसी, 4 वर्टिकल एक जैसी। सिमिलर ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लग गया। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे तो 3 और 4 तो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर? ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। अब जब भी कोई सवाल आए सीधा लिख सकते हो, मैंने समझा दिया है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल काट दूंगा तो 7 5 से 35 बचेगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट है P से Q जाना, लेकिन P से X और X से Q। तो पहले P से X जाना है, तो P से X अगर देखें तो 1 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल है, तो 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये बताइए प्लस होगा कि इंटू होगा यहां पे? क्या यहां से P से X जाने से आपका काम खत्म हुआ? नहीं हुआ। P से X जाना फिर X से Q जाना है, इसीलिए यहां पे बीच में कौन सा साइन लगेगा, इंटू साइन लगेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे आपका ये आ गया। फिर X से Q जब जाऊंगा तो 2 राइट में और 2 ऊपर में, तो दैट मीन्स आपका कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल बाई ये करोगे तो ये आएगा आपका 6, है ना? 4 कटेगा, 3 2 से 6 बचेगा, तो 6। तो ये कितना होगा, 18। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टोटल तरीका आएगा वो फिर से दिखा देता हूं मैं अच्छे से। टोटल तरीका नेवर थ्रू, मतलब एक तो ये 35, इसमें से क्या माइनस करना है, 18 माइनस करना है। तो 18 अगर माइनस कर दे 35 से, कितना आएगा आंसर, 17। और वही अगर सवाल होता ऑलवेज क्रॉसिंग 2,3, तो बस ये जो आंसर आ गया 18, बस यही पे आपका सॉल्यूशन खत्म। ये करने की जरूरत ही नहीं है। नेवर वाले में आपको क्या करना है, पहले ये निकालना है और फिर ये वाला माइनस कर देना है। ठीक है, ये वाला। ओके, क्लियर? तो टोटल 35 माइनस 18 तो मिलके 17 हो गया। समझ आ गया सभी को? एकदम क्लियर? ज्योमेट्री वाला समझ आया ना? चलिए ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। एक आता है पावर ऑफ सम प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल। इसका एक फॉर्मूला होता है, बट यहाँ प्राइम नहीं देखिए, यहाँ 8 दिया है, लेकिन 8 क्या होगा, 2 का क्यूब होगा। ये सुनो, 2 क्यूब को 8 बोलेंगे, तो यहाँ 2 का क्यूब जो है वो 8 हो गया इन 50 फैक्टोरियल। अब प्राइम ऑन एनी फैक्टोरियल का आपको एक फॉर्मूला आगे लिखाया हुआ है। अब उसका शॉर्टकट फटाफट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पावर ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल अगर बोले तो आपको क्या करना है, बस एकदम सिंपल तरीका है, बच्चों वाला, एकदम लगेगा सर ये तो हलवा सवाल है। 50/2 कितना हो गया, 25। फिर 25 का आधा 12.5, लेकिन हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते रहो, बस इतना ध्यान रखो। तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5, तो 1, फिर उसका आधा जाएगा नहीं, खत्म। ठीक है, तो दैट मींस आपका आंसर कितना हो गया, 25, 35, 37, 40, 47। तो 2 का अगर सवाल होता, मान लो सवाल होता पावर ऑफ 2, तो आंसर हो गया 47, खत्म। अब यहां लेकिन बोला पावर ऑफ 8, 8 मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब, इसका मतलब 3 2 मिलके एक 8 देगा। तो अब बस लास्ट में क्या करो, पावर ऑफ 8 इन 50 फैक्टोरियल क्या होगा, जो आपका आंसर है 47, उसको 3 से डिवाइड कर दो और उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 15। तो बस आपका आंसर क्या हो गया, 50। एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हाफ करते रहो, बस खत्म। बस ये अगर कहीं प्राइम की जगह ऐसा पावर आ जाए तो लास्ट में चेक कर लो, बस। ठीक है, क्लियर? और हर जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक देखिए, ये भी अच्छे से देखिएगा, एक इस टाइप का सवाल आता है जहां कुछ नंबर दिया रहेगा 75600, बड़ा सा कुछ नंबर है। ठीक है, आपको पूछेगा फाइंड सम ऑफ ऑल डिविजर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर, या फाइंड ऑल द डिविजर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर, या सम, या कुछ भी हो। मतलब परफेक्ट स्क्वायर की जगह परफेक्ट क्यूब दे सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 दे सकता है, इवन दे सकता है, बहुत अलग अलग तरीके है। थोड़ा सा चेंज होगा, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर का दिखाया, इसमें क्या चेंजेस होगा वो आपको समझा दूंगा, वो आप कर सकते हो। सबसे पहला काम इस टाइप का कोई भी सवाल में डिवीजन वाले में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहां से कर लिया, 4 से पहले डिवाइड किया तो 18900, 10 से दिख रहा है, ठीक है, तो 189, फिर 9 से दिख रहा है 2137। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है 2 यहाँ पे 2 बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो 4 बार 2 आएगा, तो 2 की पावर 4।
फिर 3 यहाँ पे दिख रहा है 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो 3 की पावर 3, 5 यहाँ पे 2 बार, एक बार तो 2 बार, और 7, तो ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब ये समझिए कि ये जो प्राइम फैक्टराइज, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 4 2 लिखे। अब मैं जब पिक करने जाऊंगा एज ए डिविजन, तो मैं क्या कर सकता हूं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मतलब मैं हो सकता है एक भी 2 पिक ना करूं। एक भी 2 पिक नहीं किया मतलब क्या पिक किया? 1 पिक किया मैंने, क्योंकि कोई भी चीज पिक नहीं करे तो 1 तो एक डिविजन होता ही है ऑलवेज। एक 2 पिक कर सकता हूं, 2 पिक कर सकता हूं, 3 पिक कर सकता हूं, 4 पिक कर सकता हूं। सिमिलरली 3 का होगा 0 1 2 3, सिमिलरली 5 का, सिमिलरली 7 का। समझ आ रहा है ये कि यहाँ पे 2 की पावर 0 1 2 3 4, मतलब या तो एक बार पिक करूंगा, या 2 या 3 या 4, या एक बार भी पिक नहीं किया, 5 तरीके हैं। अब यहां बोला परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब हो गया कि 2 अगर मुझे पिक करना है तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब या तो 2 बार पिक करूं, या एक बार भी पिक नहीं करूं, या 4 बार करूं, या 6 बार करूं, ऐसे पिक करना है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, सिमिलरली 3 में आएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 में आएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, 7 में 7 की पावर 0 और 7 की पावर 2 है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सवाल आ सकता है, एक आ सकता है सम का, और एक आ सकता है आपका कि बस नंबर बताओ कितने हैं। तो अगर खाली नंबर का सवाल है तो आपको दिख रहा है इसको पिक करने का 3 तरीका, इसको 2 तरीका, इसको 2, इसको 1, तो आंसर हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, अगर ये खाली नंबर का सवाल होता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की जगह आपको हो सकता है इवन पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछ ले, तो अकॉर्डिंगली आपको इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब यहां पे लेकिन आपको बोला सम, तो सम जब भी दे दे तो बीच में ऐसे प्लस लगा दो बस, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4, ये 3 तरीके, ये 2 तरीके, ये 2 तरीके, ये 1 तरीका। ठीक है, अब बाकी ऐड करना है, ये 1 4 16, ये 1 और 9, ये 1 और 25, ये तो 1 ही है, तो ये हो गया 21, ये हो गया 10, ये हो गया 26, और तो आंसर 5460। तो सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बोलेगा तो ऐसे, सम ऑफ ऑल स्क्वायर, अगर सम ऑफ ऑल डिविजन अगर बोल दे तो सब ले लो, 0 1 2 3 4 सारा ले लो, इधर भी सारा ले लो, इधर भी सारा ले लो, है ना, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। मेन प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और फिर ये चीज बस समझ लो कि ये इसका ब्रेकअप है, इसमें से क्या लेना वो सवाल में दे देगा आपको क्या लेना। ओके, क्लियर? क्योंकि 8-10 अलग अलग तरीके के सवाल आ सकते हैं। ओके, समझ आ गया? कर लोगे अब तो? ओके, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी थोड़ा टफ सवाल आने वाला है वो इसी बेसिस पे आने वाला है, केसेस वाले क्वेश्चन की, आपको केसेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तरीका यही होता है आपके, नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। 4 लेटर के वर्ड आपको बनाने। ठीक है, तो पहले तो एग्जामिनेशन को ऑब्जर्व कर लेते, तो इसमें ए आई और एन 2 बार है, ई एक्स एम टी और ओ ये सब 1 बार है। ठीक है, दैट मीन्स ओवरऑल मिलाए अगर तो 8 डिफरेंट लेटर है, टोटल 11 लेटर हो गए, बट डिफरेंट लेटर 8 है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, केसेस क्यों बनाना पड़ रहा है 4 लेटर वर्ड में? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 4 लेटर वर्ड अगर बना, हो सकता है चारों डिफरेंट हो, ऑल डिफरेंट, हो सकता है कि 2 सेम हो, है ना, ऑल डिफरेंट मतलब सारे डिफरेंट, हो सकता है 2 सेम और बाकी 2 डिफरेंट हो, 2 सेम और बाकी 2 डिफरेंट हो, तो 2 सेम और बाकी 2 डिफरेंट मतलब हो सकता है 2 ए हो ऐसे, ठीक है, और बाकी 2 जो भी हो, ई एक्स जो भी हो ऐसा हो। ठीक है, तो 2 सेम और 2 डिफरेंट, और एक हो सकता है कि यहां पे 2 ऐसे सेम है और बाकी 2 जो है वो भी मान लो आई सेम है। ठीक है, और पहला वाला तो हो गया सारे डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, सारे आपके क्या है, डिफरेंट है। क्लियर एकदम? समझ आ रहा है? तो 3 केसेस क्यों लेने पड़ रहे हैं वो समझ आ रहा है सबको पहले तो, कि 3 केसेस लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ऑल डिफरेंट, 2 सेम रेस्ट डिफरेंट, एंड 2 सेम एंड अदर 2 ऑल्सो सेम। अब पहले ऑल डिफरेंट, तो ऑल डिफरेंट अगर देखें तो 8 डिफरेंट लेटर है, इसीलिए ये पहले लिख दिया कि 8 डिफरेंट लेटर है, तो उन 8 में से कोई भी 4 पिक कर लो इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 में से कोई भी 4 पिक कर लिया इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसमें दिख रहा है ऊपर आएगा 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ऊपर में 8 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, तो आंसर बचेगा 8 7 6 5। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैंने फटाफट मेंटली कर लिए, आप लिख के करो आराम से। नेक्स्ट 2 सेम है, तो 2 सेम है मतलब या तो 2a होगा, या 2i होगा, या 2n होगा, तो इसलिए 3 तरीके मेरे पास, इनका तो 2 ले ही नहीं सकते, है ही नहीं, तो कहां से लोगे? ठीक है, तो 3C1, 3 में से कोई एक उठा लिया। ठीक है, अब बाकी के जो 2 है वो डिफरेंट लेने हैं, तो बस ये मत कर देना कि कई लोग इसमें क्या करेंगे कि आपका 5C2 लिख देंगे, वो गलत हो गया है। यहाँ पे जो गलती होगी, यहाँ पे 5C2 अगर लिख दिया तो गलत है, ये बस नोट करना। क्यों? अरे मान लो मैंने 2A लिया है, ठीक है, तो अब 5 ए लेटर बचे, एक आई और एक एन तो ले ही सकता हूं, 2 नहीं ले रहा हूं, एक तो ले ही सकता हूं, तो इसीलिए 7C2 की एक आपका 2A चला गया, तो बचे कितने? 7, 8 डिफरेंट लेटर में से 7 बचे, तो 7C2। क्लियर? इनटू फिर अरेंजमेंट, अब यहां देखिए अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल था, यहां अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किस लिए? क्योंकि 2 नंबर एक जैसे है।
ठीक है। तो इसमें आपका 3c1 का तो 3 हो गया, 7c2 होगा 7 इंटू 6/2, ठीक है। तो 7 3 21 और 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल कटेगा तो 4 इंटू 3 12। तो ये आ गया क्लियर। लास्ट 2 सेम एंड अदर 2 सेम, मतलब 2a 2i या 2a 2n ऐसा। तो इसका मतलब आपके जो 2 सेम है और ये भी 2 सेम है, तो ओवरऑल 2 लेटर चाहिए मुझे खाली, और वो 2 लेटर यहां से पिक कर सकता हूं नहीं, तो यहां से तो 3c2, तो इन 3 में से कोई भी 2 लेटर पिक कर लो। और फिर अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि 2 2 है, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 3c2 का 3 आ गया, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का 6 आ गया। अब सबको ऐड करो तो ये 1680 आ रहा है, ये आपका 756 आ रहा है, ये 18 आ रहा है, सबको ऐड करोगे तो 2454। तो इसमें केसेस जो है वो अच्छे से समझना, ऑल डिफरेंट, 2 सेम रेज डिफरेंट, 2 सेम एंड अदर 2 सेम, ऐसे केसेस बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बॉल्स वगैरह के सवाल दे देंगे कि ये इतनी बॉल है, ये इतने कलर की बॉल है ना, उन सब में जितने भी ऐसे केसेस बनाना पड़ेगा आपको, बस क्लियर, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके तो स्टूडेंट चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है, ठीक है। तो वो रूल देख लेते हैं। आपका एक रूल आता है, इफ n सिमिलर थिंग्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग r पर्संस, तो उसका रूल आपको फॉर्मूले में भी लिखा रखा मैंने आगे, n + r - 1 c r-1। तो उसका या तो लैंग्वेज बेस सीधा सीधा आ जाएगा या फिर एक इस टाइप का आता है, तो इसलिए एक एग्जांपल दिखा दिया, पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ p + q + r + s लेस देन इक्वल टू 50। अब यहां इक्वल टू भी आ सकता है, ठीक है, मैंने लेस देन इक्वल टू ले लिया ताकि थोड़ी डिफिकल्टी और बढ़ जाए। इधर पॉजिटिव की जगह आ सकता है नेचुरल नंबर आ सकता है, नहीं तो नॉन जीरो आ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव बोलने के बजाय। और नहीं तो हो सकता है कि आपको जीरो इंक्लूडेड भी बोल दे, कि आपको बोल दे होल नंबर लेना है, ठीक है, या नॉन नेगेटिव बोल दे। तो ये जो रूल होता है n + r - 1 c r-1, ये रूल होता है कि आप जीरो भी दे सकते हो उसके लिए, कि मतलब एनी नंबर ऑफ थिंग्स। तो अभी जैसे यहां बोला पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब सबको 1 तो देना ही पड़ेगा मिनिमम, तो इसीलिए पहले ही 1 दे दो, 1 1 1 1 दे दिया पहले ही 1। तो सबको अगर 1 1 1 दे दिया तो ये जो 4 नए वेरिएबल आ गए, कुछ मैंने 4 नए वेरिएबल लिख दिए, p' q', मतलब इसमें ऑलरेडी 1 दे चुका हूं, तो कितना बचेगा फिर 46। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू 46 का मतलब क्या है, आपको देखो सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंदी मेथड है, ठीक है, आपको लग जाएगा कम से कम 5-10 दिन, ठीक है। तो वो होगा आपको PQRS इक्वल टू 50, फिर PQRS इक्वल टू 49, इक्वल टू 48, इक्वल टू 47, ऐसे सारे केसेस बनाते रहो, ठीक है। मैंने इसको स्मार्टली कर दिया, क्या, एक डी डाल दिया डमी वेरिएबल। ये डी का क्या मतलब है, ये डी जो है ये भी वैल्यू चेंज करते जा रहा है। तो अगर मैं मान लो इसका अरेंजमेंट देखो, ठीक है, इसका अरेंजमेंट देखा, इसमें जब D1 लेगा लेट से, तो D1 लिया तो ये क्या हो गया मिलके 45 है ना, तो ये मिलके हो गया 40, या यहां यहीं पे देखते हैं, तो D को यहां अगर मैंने 0 दिया तो ये मिलके 50, D को 1 दिया तो ये मिलके 49, D को 2 दिया तो ये मिलके 48, D को अगर मान लो 30 दिया तो ये मिलके 20। तो दिख रहा है जैसे जैसे D वैल्यू चेंज करेगा 0 से लेके 50, इधर 50 के जो 50 केस है सारे केस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ऐसे जब भी लेस देन इक्वल टू के सवाल है, इधर एक D डाल दो और इनको सबको 1 1 देना है, इसलिए ऐसे होके 46 बन जाएगा। तो अब ये आपका सवाल हो गया 46 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 5 लोगों में बिना कोई बाउंडेशन। तो आंसर n + r - 1 c r-1, तो 46 + 5 - 1 c 5 - 1, तो 50c4। तो ये आपका आंसर है फाइनल 50c4। देख लीजिए अच्छे से, समझ आ रहा है ना। ओके, तो ये डमी वेरिएबल का काम हो। ये जब इक्वल टू हो डायरेक्ट तो डमी वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सीधा सीधा आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सेम सवाल अलग तरीके भी पूछने का ऐसे पूछ सकता है, p + q + r + s की पावर 50, ठीक है, p + q + r + s की पावर 50, बताओ टोटल टर्म कितने हैं उसमें। तो उसका भी यही फॉर्मूला है, क्योंकि आपको यही बताना कि टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सब में, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं पूछने के, बट तरीका आंसर निकालने का यही एक तरीका है। ओके, समझ आया। तो देखिए आपका पीएनसी जो है, अगर आप खाली ये जो आपका ये वीडियो बनाया है आधे घंटे जैसा, तो ये वीडियो में जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये जितने 12 क्वेश्चन मैंने लिखा है इतने देख लो। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपको पीएनसी परेशान कर रहा हो। हाँ, अगर पीएनसी आपको पढ़ाई पसंद कर आता हो, बहुत मजा आता है सर, ठीक है, हाँ मजा तो आता है। देखो दिस इज प्योर मैथमेटिक्स है ना, ये जिसका अच्छा है उसका मैथ्स ओवरऑल बहुत बढ़िया होता है, अलजेब्रा बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो इसको प्रैक्टिस करो। हाँ, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही अगर कर लो तो आपका आराम से हो जाएगा, 100% गारंटी, एकदम आराम से हो जाएगा। बहुत अगर टफ सवाल आएगा तो इतना टफ आपको गिवन टाइम में, क्योंकि उसमें टाइम बाउंडेशन होता है ना, तो टाइम की कमी रहती है, तो इतना दिमाग लगाना नहीं है हमें, ठीक है। और सरदर्द नहीं होना चाहिए पीएमसी, है ना, मजे आने चाहिए, पढ़ के मजा आना चाहिए, सरदर्द नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग
दिस चैनल। ओके, इसी तरह आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट।